हेलो एवरीवन, वेलकम बैक गाइस हमारे आज के पीवाईक्यू सेशन में। अभी तक हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज खत्म कर चुके हैं बेटा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एज पर अवर स्ट्रेटजी आज हम लोग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के सारे पीवाईक्यूज खत्म करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स बेटा एक इजी चैप्टर है बट एक हाई वेटेज चैप्टर है। 15 नंबर का पोर्शन ही आपका है और इजी फॉर्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आप ले जाओगे 15 के 15। ठीक है बेटा, तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करे इस चैप्टर को। एक चीज इसमें क्या है बेटा, खास कर रिपीट हो रही हैं चीजें, सेम फॉर्मूला बार बार लग रहा है, तो मैं हर टाइप को कवर करूंगा आपके साथ। जहां मुझे लगेगा बेटा कि सेम टू सेम चीज मैं करा चुका हूं और उसमें सिर्फ कैलकुलेशन चेंज हो रही है, वो आपको खुद ट्राई करना रहेगा। ठीक है, फटाफट से शुरू करें फिर बेटा, बहुत ध्यान से करना है इसको। पेपर बहुत पास है, 9 मार्च बस अब आने ही वाली है। फोकस्ड हो जाओ, वीडियो की लेंथ पर फोकस ना करो, देख डालो, कर डालो चीजें बेटा, पेन चलाते रहो। अभी कर लोगे तो हो जाएगा, फिर बाद में तो आपको रिग्रेट ही रहेगा अगर आपने अभी मेहनत नहीं करी। तो अभी लग के मेहनत कर लो मेरा बेटा, ठीक है। चलो फिर फटाफट से लेट्स स्टार्ट। चलो बेटा शुरू कर लेते हैं हम हमारा फाइनेंशियल मैथ्स का टॉपिक। तो कहां से शुरू करें, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंपार्टमेंट पेपर 2025 का। क्या पूछा गया है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। बोल रहा है यूजिंग द फ्लैट रेट मेथड ऑफ ईएमआई। फ्लैट रेट मेथड से आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है टू रीपे अ लोन ऑफ रुपीज इतने थाउजेंड इन इतने ईयर्स एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ इतने परसेंट पर एनम। तो बेटा मैंने आपको ईएमआई के टॉपिक में दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, एक फ्लैट रेट एक रिड्यूसिंग बैलेंस रेट। तो ये फ्लैट रेट वाला है, तो ध्यान से समझो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। उसने सबसे पहले बोल दिया फ्लैट रेट से ही चाहिए, ठीक है सर। ईएमआई कैलकुलेट करना है, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000। तो ध्यान से समझो, सबसे पहली इंफॉर्मेशन गिवन है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 20,000 रुपीज। 20,000 के बाद उसने और क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, 2.5 ईयर्स का टोटल पीरियड रहने वाला है और 8% पर एनम का आपका इंटरेस्ट है। तो टाइम क्या है 2.5 ईयर्स। क्या मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 5/2 ईयर्स, 5/2 ईयर्स लिख सकता हूं। और जो मेरा इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट को मैं फिलहाल आर लिख रहा हूं, जो मेरा इंटरेस्ट रेट है वो कितना है 8% पर एनम, 8% पर एनम। ये हम लोगों को गिवन इंफॉर्मेशन है बेटा। क्या हम लोगों को फ्लैट रेट ऑफ ईएमआई में मैंने आपको सिखाया था कि ईएमआई का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है टोटल प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, टोटल प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट जो बैठेगा, और उसको डिवाइड करना होता है हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से, जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स हो, टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से हम लोगों को डिवाइड करना होता है बेटा। तो ध्यान से समझो, अब इसको ना ऐसे भी लिख देते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि P प्लस पी आर टी अपॉन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हमारी क्या हो जाती हैं N। ठीक है, इस तरह से भी लिख देते हैं। तो फटाफट से चेक कर लेते हैं हमारे केस में क्या क्या कैलकुलेशंस रहेंगी। भाई P की वैल्यू तो मुझे गिवन है, टेंशन नहीं है, P की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू भी गिवन है, T की वैल्यू भी गिवन है, N निकालना है, N नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है। मुझे एक बात बताओ बेटा, एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, इंस्टॉलमेंट तो हर मंथ जानी है, तो एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट जाएगी। तो 5/2 ईयर्स में कितनी जाएगी, 5/2 इंटू 12, 2 6 से 30 इंस्टॉलमेंट्स हो गई, 30 इंस्टॉलमेंट्स हो गई बेटा। तो यहां से मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल मेरा कितना है 20,000, ठीक है, प्लस प्रिंसिपल 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट मेरा पर एनम में है। तो जो बच्चे आए लिख रहे हैं उसमें भी पर एनम में ही देखो बेटा 1 ही होता है कंपाउंडिंग फैक्टर, तो 8/100। टाइम मेरा कितना है 5/2 ईयर्स, पर एनम में ही है तो 5/2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स मेरी आ रही है 30। ठीक है, तो यहां से अगर कैलकुलेशन करोगे बेटा आप, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 5 से ये 20 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, और 2 4 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20,000 प्लस ये कितना हो रहा है 4,000 अपॉन 30, तो ये हो रहा है 24,000 अपॉन 30। बेटा ये मेरा आ रहा है ₹800,
₹800 की अगर ईएमआई हो तो इतना रुपया इतने सालों में इतने ब्याज पर उतर जाएगा। तो ₹800 मेरा आंसर आ रहा है। सी पार्ट बेटा मेरा इसमें आंसर है। इजी है। ऐसा ना एक और क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, डोंट वरी, वो आपको ट्राई करने के लिए मैं दूंगा। तो ये कंपार्टमेंट पेपर 2025 का सवाल था। क्या आपको समझ आया हमारी अप्रोच? डायरेक्ट फॉर्मूला है, पढ़ा रखा है आपको। टोटल इंटरेस्ट निकाला, टोटल प्रिंसिपल निकाला, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दिया। आगे बढ़े बेटा, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन समझो क्या है। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपैचुटी ऑफ रुपीज इतने पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। बेटा टाइप 2 परपैचुटी है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर इफ मनी इज वर्थ 5% कंपाउंडेड एनुअली। ये भी कंपार्टमेंट 2025 में आया था। क्या क्या दे रखा है? परपैचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अच्छा पहले एक बात बताओ, यहां से परपैचुटी पे अगर हम बात करें, परपैचुटी पे अगर हम बात करें तो दो ही फॉर्मूले थे। परपैचुटी पे अगर हम बात करें तो दो ही फॉर्मूले बेटा मैंने आपको सिखाए थे। एक क्या था? एट द एंड ऑफ पीरियड अगर पेमेंट हो रही हो, और एक था अगर एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड पेमेंट हो रही हो। यही सिखाया था मैंने आपको, एक एट द एंड ऑफ पीरियड और एक एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड। अगर एट द एंड ऑफ पीरियड पेमेंट हो रही हो तो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है परपैचुटी की, वो किसके बराबर सिखाई थी? आर अपॉन आई। आर क्या था? जो रेकरिंग पेमेंट हो रही है। आई इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू यहां पर अगर बिगिनिंग वाला केस हो, एट द बिगिनिंग हो रही हो, तो आर प्लस आर अपॉन आई सिखाया था बेटा मैंने आपको। ठीक है। तो हमारे केस में फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालो परपैचुटी की। 4200 रुपीज पेबल है, यानी कि आर की वैल्यू उसने दे दी। 4200 पेबल है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, हर साल के शुरुआत में, और मनी कंपाउंड हो रही है 5% पर एनम। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो ये वाला केस है, वो सबसे पहली बात तो वो इस केस की बात कर रहा है, एट द बिगिनिंग बोल रहा है। प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। 4200 आपका रेकरिंग अमाउंट है, तो ये तो आपका सही हो गया। आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? आई की वैल्यू उसने दे रखी है 5% कंपाउंडेड एनुअली। तो आई की वैल्यू क्या होती है? आर अपॉन एम इंटू 100, जहां पे एम क्या होता है? कंपाउंडिंग फैक्टर, क्योंकि एनुअली है तो एम की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर सेमी एनुअल होता तो एम की वैल्यू 2 हो जाती, क्वार्टरली होती तो एम की वैल्यू 4 हो जाती, बट यहां पर एनुअली है तो आर 8% दे रखा है, तो 8/100 हो जाएगा बेटा। 8% कंपाउंडेड एनुअली, सॉरी 5% कंपाउंडेड एनुअली दे रखा है, तो 5/100 हो जाएगा। 5% कंपाउंडेड एनुअली है तो 5/100 मेरा कितना हो जाएगा? 0.05 के बराबर। ठीक है, 0.05 के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या वैल्यू आ रही है? इसको सॉल्व कर लो। ये वैल्यू आ रही है बेटा 4200, कॉमन ले लो, 1 + 20, तो ये आ रहा है 4200 मल्टीप्लाई बाय 21। ठीक है। कैलकुलेटर की मदद मैं ले लेता हूं। कैलकुलेटर कहां गया हमारा? ये रहा। आप लोग वहां पे कैलकुलेट कर लेना बेटा। 88200 88200 विल बी माई आंसर बेटा। फर्स्ट पार्ट का आंसर जो मेरा है वो 88200 आया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, ये वाला बिगिनिंग वाला, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। परपैचुटी बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है जी, तो ये डन है 88200। दूसरा बोलता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुटी ऑफ 5000 पेबल। आर की वैल्यू दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। इस बार क्या ट्विस्ट है? एट द एंड ऑफ ईच ईयर कह रहा है, इस बार साल के अंत में पेमेंट हो रही है। इसमें बिगिनिंग में हो रही थी, ये अंत वाला है, ये फर्स्ट वाला केस है। और वर्थ कंपाउंडिंग, मनी कैसे हो रही है कंपाउंडिंग? 5%। सब कुछ सेम है, बस 5000 की अमाउंट है और एट द एंड ऑफ ईयर हो रही है। सब कुछ सेम है, एट द एंड ऑफ ईयर है, 5% का ही इंटरेस्ट है और 5000 रुपए है। यहां पर हमारा जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट एट द एंड वाला केस है, यहां पर हमारा जो आर की वैल्यू है वो 5000 गिवन है। आई फिर से क्योंकि कंपाउंडिंग एनुअली है तो 5/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो वही है 0.05 है। और आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुटी निकालनी है तो डायरेक्ट कर दो। तो आर की वैल्यू कितनी है? 5000 और ये है 0.05 बेटा, तो ये हटाओगे तो ये 100 आ जाएगा।
ठीक है, ये 5 से कितना आ जाएगा 1000, तो ये कितना आ रहा है 1 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपीज आ गया बेटा, ये मेरा आंसर। ठीक है, दोनों पार्ट समझ में आए, दोनों केस समझ आए, या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा बेटा। ठीक है, आपको आई निकालना आना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए एट द बिगिनिंग है एट द एंड है, अपने आप कर ले जाओगे। आई होप आई एम क्लियर बेटा, कि आपको मेरी सारी बात समझ में आई, कैलकुलेशन आप समझे। क्या करा हमने, 5000 था, आर अपॉन आई लगाया, तो 5000 अपॉन 0.05 का मैंने सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। ओके, आगे बढ़े फटाफट। अगला क्वेश्चन देखो, एक पर्सन है, उसने इन्वेस्ट करे 5000 रुपए इन अ फंड फॉर 5 ईयर्स। अच्छा जी, ठीक है, 5000 रुपए एक फंड में इन्वेस्ट करे 5 सालों के लिए, टोटल 5 साल उसने इन्वेस्ट करके रखे। वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 4800 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। दूसरे साल के अंत में 4800 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, तीसरे साल के अंत में 6000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हो गई, चौथे साल के अंत में 6700 की इन्वेस्टमेंट हो गई, और मैच्योरिटी पे फाइनल वैल्यू जो आई वो 8000 की आई। कह रहा फाइंड CAGR। अगर मुझे CAGR निकालना है तो क्या मुझे बीच की वैल्यूज में इंटरेस्ट है? मेरा CAGR का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू की पावर 1/n और बाहर -1 इंटू 100%। क्या ये सबको पता है? क्या मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा? तो मुझे बीच की वैल्यूज में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है फाइनली क्या वैल्यू हो गई 8000। पहले शुरू कितने से हुई थी 5000, टोटल कितने समय के लिए इन्वेस्टेड थी 5। तो मैं यहां पे क्या करूंगा बेटा, यहां पर मुझे CAGR निकालना है। फाइनल वैल्यू क्या है मेरा, FV लिख दूं, FV फाइनल वैल्यू मेरा क्या है 8000 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8000 रुपए का मेरा फाइनल वैल्यू है, 5 सालों के लिए है, और 5000 इनिशियल वैल्यू है, 5000 इनिशियल वैल्यू है, और टोटल टाइम कितना है 5 साल। CAGR पूछ रहा है, CAGR का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू की पावर 1/n -1 इंटू 100%। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या है 8000, पुट कर दो वैल्यूज, इनिशियल वैल्यू 5000 की पावर 1/n इज 1/5 -1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 8/5 की पावर 1/5। मैंने आपको बोला था CBSE हमेशा वैल्यूज ना देता है, कैलकुलेटर की जरूरत कम ही पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट टीचर को पड़ती है ताकि आपका टाइम बचे, बच्चे को तो कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है। तो CBSE वैल्यूज देता है, कैलकुलेशन का स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, यहां से 8/5 की पावर 1/5 -1 इंटू 100 है। 8/5 को मैं क्या लिख सकता हूं 1.6 लिख सकता हूं क्या, 1.6 लिख सकता हूं अगर डिवाइड करूं, चेक कर लो आप, ये हो जाएगा। अब चेक करो कुछ वैल्यू दी हुई है इसने, 1.6 की पावर 1/5 की वैल्यू दे रखी है 1.098, खुद ही दे रखी है, तो 1.098 -1 इंटू 100% मेरा CAGR आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.098 इंटू 100। ठीक है, अब ये 3 जीरोस आ जाएंगे बेटा, इससे 2 गया, तो ये मेरा क्या आ गया 9.8% CAGR आ रहा है, 9.8% मेरा आंसर है। ठीक है, समझ में आया आपको पूरा सॉल्यूशन, समझ में आया पूरा सॉल्यूशन, ए पार्ट समझ में आ गया क्या? बहुत सिंपल था ये तो। अगला देख ले, अगला देख ले, चलो ये तो डन हो गया बेटा, इजी। एनुअल डेप्रिसिएशन एक एसेट का है 50,000, स्क्रैप वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स है 60,000। कह रहा ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी एसेट की, लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट बताओ लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से। कुछ अमाउंट्स उसने दे रखे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डेप्रिसिएशन का टॉपिक भी याद दिलाना चाहूंगा। हमारे सिलेबस में लीनियर मेथड ही है, तो उसमें हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन क्या होता था, एनुअल डेप्रिसिएशन मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट्स में, वो क्या होता था, ओरिजिनल वैल्यू जो है उसकी गुड की जब खरीदा गया तब कितने का था, माइनस स्क्रैप वैल्यू फाइनली कितने की वैल्यू रह गई, और नीचे उसका क्या आता था यूजफुल लाइफ। ये बेटा हमारा फॉर्मूला होता था। डेप्रिसिएशन में यही फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे, डेप्रिसिएशन में ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन 50,000 है, एनुअल डेप्रिसिएशन को मैं क्या लिख रहा हूं 50,000,
उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू को सी लिख देता हूं, कह रहा है सी निकालना है, बोल रहा है ओरिजिनल वैल्यू बता दो, कह रहा फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट निकालनी है, सी लिख दिया। बोलता है एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स इज 60,000, स्क्रैप वैल्यू 60,000 है, स्क्रैप वैल्यू 60,000 है और 10 साल की लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू 60,000, 10 साल की लाइफ है। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है यहां से सी की वैल्यू, यहां से सी की वैल्यू ये कितना आ गया 5 लाख प्लस 60,000, तो ये आ गया बेटा ओरिजिनल कॉस्ट 5,60,000 रुपए। ये मेरा आंसर है ओरिजिनल कॉस्ट का। आपको समझ में आया कैसे करा? बहुत सिंपल, फ्री के नंबर, कैलकुलेशंस हैं सिंपल, ये पता होना चाहिए बस आपको। ठीक है, क्लियर है? 3 चीजें दी, चौथी निकालने को बोल दी। आई होप आई एम क्लियर गाइज, इजी क्वेश्चन था, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। आगे बढ़े, ये कंपार्टमेंट में पूछा गया था, कोई भी एक अटेम्प्ट करना था। हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं, कंपार्टमेंट में ही पूछा गया है ये भी। अ मशीन कॉस्ट अ कंपनी इतने रुपए, एक मशीन कंपनी को 52,000 की पड़ती है और इसकी इफेक्टिव लाइफ 25 साल है। ठीक है, एक सिंकिंग फंड क्रिएट करा गया फॉर रिप्लेसिंग द मशीन बाय अ न्यू मॉडल एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ टाइम व्हेन इट्स स्क्रैप रियलाइजेज अ सम ऑफ रुपीज 2500 रुपए ओनली। स्क्रैप वैल्यू है 2500, मशीन की कॉस्ट है 52,000 और इसकी लाइफ है 25 साल। ओके सर, द प्राइस ऑफ द न्यू मॉडल इज एस्टिमेटेड टू बी 25% मोर देन द प्राइस ऑफ प्रेजेंट वन। अभी की जो 52,000 की वैल्यू है, जब नया मॉडल खरीदेंगे 25 साल बाद तो वो 25% महंगा मिलेगा। फाइंड व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर कितने पैसे साइड में रखें ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द सिंकिंग फंड इफ इट एक्यूमुलेट्स एट 3.5% पर एनम कंपाउंड। बेटा इसमें ना देख, इसने दो कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर दिया। क्या कॉन्सेप्ट्स इसने मिक्स कर दिए? इसने ना डेप्रिसिएशन की डिटेल्स फालतू में दी है तेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। डेप्रिसिएशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसने जान के तेरे को परेशान करने के लिए। ये एक सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है। सिंकिंग फंड क्या होता है? हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए किस्तों में पैसे जोड़ते हैं और वो फ्यूचर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो हम लोगों का एन्युटी का सिंपल फंडा लगता है इसमें। हमें तो ये पता है कि अगर मैं सिंकिंग फंड की बात करूं, सिंकिंग फंड की, तो एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगता है सिंकिंग फंड में। सिंकिंग फंड क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, किसी फ्यूचर में यूज करने के लिए पैसा जोड़ रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो वहां पर हमारा जो फ्यूचर वैल्यू होता है, जितने रुपए हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, जो हमें कलेक्शन करना है, यहां पे लिख दूं कलेक्शन, जो हमें जोड़ना है फ्यूचर वैल्यू, वो किसके बराबर होता है बेटा? 1 प्लस आई की पावर n, आर लिखो सबसे पहले, आर टाइम्स 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर जोड़ना होता तो 1 प्लस आई का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता, लेकिन उसने बोला कि हाउ मच अमाउंट शुड बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एट द एंड ऑफ ईच ईयर है, तो मैं एन्युटी टाइप 1 का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहां पर। वो क्या है मेरा? वो है ये r बराबर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर बोलता तो यहां पर 1 प्लस आई का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाता। ठीक है बेटा, बट हमारे केस में ये नहीं है, तो आप बिगिनिंग एंड का खास ध्यान रखना, पहला डिस्क्लेमर मेरी तरफ से। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। भाई यहां पर मुझे उसने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। कह रहा है, मैं एक बार रब कर रहा हूं बेटा, कह रहा है कि जो सिंकिंग फंड हम बना रहे हैं उसका फ्यूचर वैल्यू बताओ, यानी कि कितना अमाउंट मैं साइड में रख दूं। ठीक है, हर साल। एक सेकेंड, फ्यूचर वैल्यू नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है फाइंड व्हाट अमाउंट शुड बी केप्ट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी कि आर का वैल्यू पूछ रहा है बेटा। आपको कैलकुलेट करना है रेकरिंग कितनी अमाउंट जोड़ें, कितनी अमाउंट अलग रखें, तो आर निकालना है। तो यहां पर हमें जो कैलकुलेट करना है वो ये क्वांटिटी करना है, बाकी सब क्वांटिटीज हम लोग क्वेश्चन में से फिगर आउट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी मशीन की, उसने खुद दे रखी है। फ्यूचर वैल्यू क्या बोलता है? फ्यूचर वैल्यू बोल रहा है द प्राइस ऑफ द न्यू मॉडल। देखो कहानी सुना उसकी, उसके पास एक मशीन आज भी है, वो 52,000 रुपए की ली थी, उसने ली है मतलब, और इसकी इफेक्टिव लाइफ है 25 साल। 25 साल तक ये चलेगी। ठीक है, 25 साल तक ये चलेगी। तो ये कितना स्मार्ट बंदा है, इसने कहा मैंने आज मशीन ली है, अब ये इतनी महंगी है, 52,000 रुपए की है,
25 साल इसकी उम्र है, मुझे आज भी पता है। क्यों ना मैं आज से ही पैसे जोड़ने शुरू कर दूं नई मशीन के लिए। कभी तो ये खराब होगी, कभी तो मेरा जो लैपटॉप है वो 4-5 साल बाद खराब होगा। तो मैंने आज तो खरीद लिया 50,000 का लैपटॉप, लेकिन क्यों ना मैं आज से ही कुछ पैसा जोड़ना शुरू कर दूं, ताकि जब वो लैपटॉप खराब हो, जब भी वो लैपटॉप खराब हो, तुरंत मैं पैसे अपने जो जुड़े हुए हैं वो निकालूं और नया लैपटॉप ले आऊं। ये विचारधारा है। तो उसने बोला मशीन की कॉस्ट 52,000, उसका इफेक्टिव लाइफ 25 साल, ठीक है, यानी 25 साल बाद के लिए जोड़ रहे हैं। एक सिंकिंग फंड क्रिएट करा रिप्लेस करने के लिए इस मशीन को एक नई मशीन से एट द एंड ऑफ हिज लाइफ टाइम, जब इसका जो स्क्रैप वैल्यू होगा वो 2500 रुपए का हो जाएगा, 2500 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 25 साल बाद भी इसकी एक कीमत बच जाएगी, वो होगी 2500 रुपए। ओके सर। प्राइस ऑफ द न्यू मॉडल इज एस्टिमेटेड टू बी 25% मोर ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल है 52,000 का, नया मॉडल 25% ज्यादा का होगा। तो पहले प्राइस ऑफ न्यू मॉडल ही लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ न्यू मॉडल लिख लेते हैं बेटा। प्राइस ऑफ न्यू मॉडल, नया मॉडल आएगा कितने का भाई? 52,000 रुपए की तो कीमत है अभी, और उससे 25% ज्यादा होगा। इतने रुपए की नई मशीन आएगी 25 साल बाद, तो हो जाएगा 52,000 प्लस 1/4 इंटू 52,000। ठीक है बेटा, सॉल्व कर लें इसको, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 52,000। ठीक है, क्या होगा ये? 5 इंटू 52,000 डिवाइड बाय 4, 65,000 आ गया। उस समय 65,000 की पड़ेगी बेटा ये मशीन। चलो सर, यहां तक तो बात ठीक है। अब उसने ना एक इंफॉर्मेशन और दी है, उसने कहा 52,000 की है, लाइफ इसकी 25 साल है, यानी कि मुझे 25 साल तक पैसा जोड़ना है। तो उसने आपको डायरेक्टली समय ना देके क्या बोला? 25 साल है। तो यहां पर जो मेरा टाइम है, टाइम टी की वैल्यू वो 25 साल है बेटा। टी की वैल्यू यहां पर लिख दू, टी की वैल्यू 25 साल है। अलाउ मी अ सेकेंड बेटा। हाँ, अब समझो, टी की वैल्यू कितनी है? 25 साल। टी की वैल्यू कितनी है? 25 ईयर्स। और कंपाउंडिंग कर रहा है, आर की वैल्यू भी दे रखी है उसने, कितनी? आर की वैल्यू भी कुछ दे रखी है, 3.5% कंपाउंडिंग एनुअली है। 3.5% पर एनम कंपाउंडिंग हो रही है, तो 3.5% कंपाउंड हो रहा है एनुअली। तो आर की वैल्यू दे रखी है 3.5% पर एनम। ठीक है। अब सर ना यहाँ टी है ना आर है, हमें तो एन और आई पुट करना है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है बेटा। तो अगर यहां पर कंपाउंडिंग पर एनम हो रही है, तो जो मेरा एन का वैल्यू होता है, यहां पे अगर कंपाउंडिंग पर एनम हो रही है तो कंपाउंडिंग फैक्टर तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो आई है वो होता है आर अपॉन एम इंटू 100, तो वो हो जाएगा 3.5 अपॉन 100 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3.5 अपॉन 100। ये तो हो गया मेरा एन का वैल्यू, सॉरी आई का वैल्यू। ये तो आई का वैल्यू हो गया बेटा। उसके अलावा एन का वैल्यू क्या होता है? एन का वैल्यू होता है एम इंटू टी। टी है 25 साल, एन मेरा 1 है, तो 1 इंटू 25, एन मेरा हो जाएगा 25। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो सर, ये पता लग गया। अब नया मॉडल है 65,000 का, नया मॉडल है 65,000 का। तो कुछ बच्चों का मन करेगा कि फ्यूचर वैल्यू सीधा ये रख दें 65,000, लेकिन यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है बेटा आपसे। जब 25 साल बीत जाएंगे, जब 25 साल बीत जाएंगे, तो पुरानी मशीन को बेच के भी तो कुछ पैसा मिलेगा। भाई मशीन 52,000 की थी, 25 साल उम्र थी, सिंकिंग फंड बना मशीन को नई से रिप्लेस करने के लिए। व्हेन इट्स स्क्रैप वैल्यू रियलाइजेज अ सम ऑफ 2500 रुपए ओनली, यानी कि 25 साल के बाद इसका स्क्रैप वैल्यू 2500 रुपए बचेगा। इसकी उस दिन भी कीमत 25 साल बाद 2500 होगी। ठीक है, नए मॉडल का हमने प्राइस निकाल लिया, सब डिटेल मेरे हाथ में है। मैं बस इतना आपसे पूछना चाहता हूं बेटा, 2500 रुपए की जो कीमत है वो तो यहीं से माइनस कर दो ना। नया मशीन जब ला रहे हो भाई, पुराने की 2500 तो उस दिन भी वैल्यू है, तो जो फाइनल वैल्यू होगा वो प्राइस ऑफ न्यू मॉडल। भाई चलो ये तो चाहिए ही चाहिए,
ये पूरा इकट्ठा करने की बजाय इसमें से स्क्रैप वैल्यू तो हटा ही दूं। स्क्रैप वैल्यू जो है मेरी, वो तो पुरानी मशीन जब बिकेगी तो वो पैसा भी तो मिलेगा। तो मुझे क्या पूरा नए मॉडल का जोड़ना है? नहीं, जो पुराने मशीन की कीमत बच जाएगी वो माइनस करके बैलेंस जोड़ूंगा भाई मैं तो 65,000 माइनस 2500, 65,000 माइनस 2500 जोड़ूंगा मैं तो मैं जोड़ूंगा बेटा 62,500। मैं पुराने वाले पैसे का क्या करूं? अब नया फोन खरीदना होता है, पुराना फोन जितने का बिकेगा वो बैलेंस तो माइनस करके बाकी पैसे डालोगे ना, या बस पुराना फेंक दोगे? ऐसे नहीं होता ना। तो स्क्रैप वैल्यू 2500 है, तो मैं इतने पैसे जोड़ूंगा। अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगा दे, यहां पे लगा दे भाई। यहां पे देखो, यहां पे देखो फाइनल वैल्यू कितनी है मेरी? 62,500। आर मुझे कैलकुलेट करना है 1 प्लस आई की वैल्यू क्या निकाली मैंने? आई की वैल्यू क्या है? आई की वैल्यू चेक करो, 3.5 अपॉन 100 और एन की वैल्यू 25। 3.5 अपॉन 100 और 25, बस वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो 3.5 अपॉन 100 की पावर 25 माइनस 1 अपॉन 3.5 अपॉन 100। ये सॉल्व करना है बेटा। अब तो बस कैलकुलेशन है। जो मुझे समझाना था आप समझे। डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट और सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट इसने मिक्स कर दिया, एनालिटिकल बना दिया सवाल को। बट जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? तो जाएगा 1.035 की पावर 25 माइनस 1 अपॉन यहां से भी वही 0.035। ये आएगा, ये आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 62,500 मल्टीप्लाई बाय 0.035 अपॉन 1.035 की पावर 25 की वैल्यू तो नहीं दे रखी? देखो दे रखी है 1.035 की पावर 25 की क्या वैल्यू है, पहले से दे रखी है। आपकी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होगी। 2.3632, 2.3632 में से अगर 1 माइनस कर दूं तो 1.3632 हो जाएगा। 2.3632 माइनस 1 और नीचे ले गया तो ये मेरा आर के बराबर आया बेटा। बस अब तो सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 1.3632 बेटा। ये मेरा आ रहा है आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1604.7 के बराबर। इतना पैसा हर साल के अंत में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप चेक कर लो कैलकुलेशंस, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर ना हो तो संभाल लेना। आप कॉन्सेप्ट समझ गए, कैसे सॉल्व करा और कैसे ये वैल्यू पुट करा। यहां से 2.3632 ही था ना, राइट 3632 ही था, तो 1.3632 हो गया और ये 0.035 हो गया। तो 1604.7 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर जोड़ने पड़ेंगे बेटा। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट को और सिंकिंग फंड को मिक्स करा है इसने कंपार्टमेंट में। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला देखो जी, अ मैन टुक अ लोन ऑफ 40 लाख रुपीज फ्रॉम अ बैंक। एक बंदे ने 40 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ इतने % कंपाउंडेड मंथली विच इज टू बी अमाउंटाइज्ड बाय इक्वल पेमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 10 years. बेसिस ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। भाई इंफॉर्मेशन तो ठीक है, पहले जो दिया है वो लिख लेता हूं। मैन ने लोन लिया 40 लाख का, तो प्रिंसिपल मेरा कितना है? P 40 लाख रुपए है। ठीक है, 40 लाख रुपए है। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट रेट है 6.75 पर एनम कंपाउंडेड मंथली 6.75। तो ये हो जाएगा 6.75% है तो नीचे 100 आ जाएगा। कंपाउंडेड मंथली है तो कंपाउंडिंग फैक्टर 12 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6.75 डिवाइड बाय 1200। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। अगला बोलता है कितने समय में पे करना है? 10 साल में। भाई हमारे तो पीरियड बताओ कितने हैं, टी से मतलब नहीं है, एन बताओ। 10 साल में पे करना है और एक साल में 12 पीरियड रिपीट हो रहे हैं, तो 12 × 10 120 किस्तों में पे करना है।
ठीक है, यहां तक की इंफॉर्मेशन हमने नोट कर ली। अब बोलता है फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट। जब कुछ ना बोले और इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दे रहा है तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है ईएमआई को। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आपको पता है क्या, मैंने आपको सिखाया था। ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n। क्या ये मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था बेटा? कहां से आता है ये? प्रेजेंट वैल्यू से आता है, आई थिंक प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से आता है ये। तो ये प्रेजेंट वैल्यू अगर मैं लिखूं विच इज प्रिंसिपल, तो होता है ईएमआई आर की जगह 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n अपॉन आई, ये होता है। तो वही ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, डायरेक्ट है। तो पहला पार्ट ईएमआई निकालना है, तो अब तो वैल्यूज पुट कर दूं, सब लिखा हुआ है 40 लाख। 40 लाख मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू क्या है 6.75 अपॉन 1200 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n। आपको कुछ गिवन भी है, देखो इससे रिलेट हो जाएगा तो आपको लगेगा कि आपका जर्नी सही चल रहा है। तो 1 माइनस 1 प्लस आई की वैल्यू क्या आ रही है 6.75 डिवाइड बाय 1200 इंटू माइनस n माइनस 120, n की वैल्यू क्या है 120। तो बस ये आपका ईएमआई आएगा बेटा, निकालने का प्रयास करो। तो अब तो कैलकुलेशन है 6.75 डिवाइड बाय 1200 कितना होता है, ये होता है 0.005625। तो ये हो गया 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.005625 अपॉन 1 माइनस 1.005625 की पावर माइनस 120। ये कैलकुलेशन करना है। तो इसकी फिगर तो आपको सीबीएसई दे के भेज रहा है, क्या दिया है उसने 1.005625 के, ये है 0.510120, 0.510120, 0.510120। तो ये हो जाएगा 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.005625 अपॉन में 1 से डायरेक्टली माइनस करके लिख दूं, 1 से डायरेक्टली माइनस करके लिख दूं इस वैल्यू को, तो लो 1 से डायरेक्टली माइनस करके लिख देता हूं 0.510120, बच रहा है 0.48988, ये आ रहा है 0.48988। आपको सेकेंड 2 डेसिमल तक भी चलोगे तो चल जाएगा काम, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो। तो ये कितना है भाई, कितने जीरो हैं ये 6 जीरो हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.005625 ये हो गया, और डिवाइड करना है इसको 0.48988 से। ये मेरा आ रहा है बेटा ₹45,929.6, ये आ रही है मेरी ईएमआई वैल्यू। ठीक है, आप फॉर्मूला पर ध्यान दो, क्या लगाया, कैलकुलेशन सेम नहीं आएगी वहां पर। ठीक है, तो इस तरह से बस सॉल्व करना होता है। आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया था कायदे में, करना क्या है। ओके, बाकी तो कैलकुलेशन है बेटा। तो मंथली इंस्टॉलमेंट निकालनी थी, निकाल ली। बोलता है फाइंड द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ। एमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट याद है? एमोर्टाइजेशन का आपको कॉन्सेप्ट याद है? बोलता है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ। 61st मंथ के बिगिनिंग में कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा। मैंने आपको अमोर्टाइजेशन में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ kth पीरियड, अमोर्टाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। वो किसके बराबर होता था? वो होता था ईएमआई की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में आई
मल्टीप्लाई में 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1, ये होता था बेटा। ठीक है, तो हमारे से क्या पूछ रहा है वो, हमारे से पूछ रहा है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बताओ एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ, 61st मंथ के बिगिनिंग में पूछ रहा है। तो k हमारा क्या हो गया 61, यहां पर n माइनस के प्लस 1 है, तो n माइनस के प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई, n तो हमारा 120 था ना, n तो हमारा 120 था ना, हमने यहां भी पुट करा था, देखो n 120 था। ठीक है, i की वैल्यू क्या थी 6.75 अपॉन 1200, i की वैल्यू क्या थी 6.75 अपॉन 1200, तो ये n 120 k 61 प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है 121 माइनस 61, ये 60 आ रहा है n माइनस के प्लस 1, ये 60 के बराबर आ रहा है। EMI हमने अभी कैलकुलेट करा बेटा 45929.6, इफ कैलकुलेशंस आर परफेक्ट वो आप चेक कर लेना, 45929.6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आई, 1 प्लस 6.75 अगर गिवन है अपॉन 1200 की पावर कितनी, n माइनस के प्लस 1 इज 60 माइनस 1 अपॉन में i की वैल्यू अगेन 6.75 अपॉन 1200, और ये अगेन 1 प्लस आई की पावर, तो ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा 1.6.75 अपॉन 1200 इंटू 60। ठीक है बेटा, अब उसने देखो क्वेश्चन में कुछ वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में उसने कुछ वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में उसने दे रखा है 1.005625 की पावर 60। क्या आप ये रिलेट कर पा रहे हो कि ये जो पावर 60 है वो इसी की वैल्यू है 1.005625? क्या आप ये रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि उसने पहले भी देखो सेम फिगर दी थी भाई, यूज तो 1 प्लस आई यही हो रहा था ना, तो ये उसने 60 पावर पहले से दे रखी है, तो 1.400115 है इसकी, 1.400115, 1.4 इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम डायरेक्टली। मैं आपको थोड़ा और साफ सुथरा लिख के दिखा देता हूं ताकि मेरा कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 1.005625 की पावर 60 माइनस 1 अपॉन में आएगा 6.75 अपॉन 1200 मल्टीप्लाई बाय अगेन आएगा 1.005625 की पावर 60। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं पूरा का पूरा। तो अब मैं ये वैल्यू पुट करना चाहता हूं, क्या गिवन है मुझे वैल्यू, ये गिवन है 1.400115, तो मैं इसे 1.4 पुट कर दूं डायरेक्ट, 1.4 पुट कर देता हूं मैं, देखी जाएगी, तो ये हो जाएगा 45929.6 और 1.4 पुट करूंगा तो 1.4 माइनस 1 क्या होगा 0.4। ठीक है, नीचे ये क्या होगा 1.4 और इसकी वैल्यू क्या होगी 6.75 डिवाइड बाय 1200, वो तो वही होगी 0.005625, ये होगी। ठीक है बेटा, अब तो कैलकुलेशन है, तो ये हो जाएगा 45929.6 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइड बाय 1.4 डिवाइड बाय 0.005625, तो ये निकल के आ रहा है बेटा क्या, ये निकल के आ रहा है एक बड़ा सा नंबर 2332932.06। ये मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा अगर कैलकुलेटर ने सही कैलकुलेट करा है विदाउट एनी एरर। ठीक है, वो आप भी एक बार वेरीफाई कर लेना बेटा, बट फॉर्मूला समझो क्या लगाया क्यों लगाया। ठीक है बेटा, ये मेरा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल बोलता है फाइंड द इंटरेस्ट पेड इन 61st इंस्टॉलमेंट, और उसका बी पार्ट है फाइंड द प्रिंसिपल पेड इन 61st इंस्टॉलमेंट। क्या मैंने आपको इंटरेस्ट पेड इन kth इंस्टॉलमेंट भी सिखाया था? इंटरेस्ट पेड इन kth इंस्टॉलमेंट क्या था भाई, इंटरेस्ट पेड इन kth इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या बच्चों को याद है सबको? ये भी मैंने अमोर्टाइजेशन टॉपिक पढ़ाते हुए सिखाया था आपको। दिस इज EMI इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में
आई गायब हो जाता है, 1 प्लस आई की पावर n माइनस के प्लस 1। ये हमारा था इंटरेस्ट पेड इन केथ इंस्टॉलमेंट। के की वैल्यू क्या दे रहा है वो, कौन सी इंस्टॉलमेंट, 61। तो के की वैल्यू यहां पर क्या है, 61। अच्छा एक बात बताओ, इस फॉर्मूला और उस फॉर्मूला में क्या फर्क आया, यहां भी के की वैल्यू 61 थी, बाकी सब सेम है, बस एक आई कम है, इसमें एक डिवाइड बाय आई एक्स्ट्रा हो रखा है, ठीक है, इसमें एक आई एक्स्ट्रा डिवाइड हो सकता है। तो अगर मैं इस पूरे आंसर को आई से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं यहां से मल्टीप्लाई बाय आई कर दूं तो ये आई हट जाएगा, तो बचा हुआ मेरा आंसर है इंटरेस्ट पेड इन केथ इंस्टॉलमेंट। तो अगर मैं शॉर्टकट अपनाऊं और इस पूरे आंसर को, भाई पहला तरीका है सब वैल्यू पुट करके दोबारा करो, दूसरा तरीका है कि जो मेरा आंसर आया है ये वाला 2332932.06, अगर मैं इसको आई से मल्टीप्लाई कर दूं विच इज 6.75 अपॉन 1200, विच इंडीड इज दिस फिगर, तो ये हो जाएगा 2.2932.06 मल्टीप्लाई बाय 6.75 डिवाइड बाय 1200, तो ये मेरा निकल के आ रहा है बेटा 13122 रुपीज। ये मेरा आंसर निकल के आ रहा है। आपने समझा मैंने क्या करा, एक आई इसमें फालतू था तो मल्टीप्लाई बाय आई कर दिया ना इस पूरी फिगर को, दोबारा कैलकुलेशन क्यों करनी है। और जिनको नहीं समझ में आया वो बेटा सब पुट करो, सब गिवन है, आई एन के ई एम आई की वैल्यू सब गिवन है, पुट करो दोबारा निकालो। ओके, तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, इंटरेस्ट कितना पे हुआ। अच्छा इसका ही बी पार्ट बोलता है वो, इसी का ही बी पार्ट बोलता है प्रिंसिपल बताओ 61 इंस्टॉलमेंट। प्रिंसिपल का कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रिंसिपल का कोई फॉर्मूला नहीं है। मुझे एक बात बताओ, इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है भाई, कोई भी अगर इसका मैं बी पार्ट की बात करूं, कोई भी अगर ईएमआई होती है भाई, ईएमआई वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से बनती है। ईएमआई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 61st इंस्टॉलमेंट की हो चाहे 62 की हो, ईएमआई तो ईएमआई है। ब्याज कितना गया उसमें से कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या तुम प्रिंसिपल निकाल लोगे ईएमआई माइनस इंटरेस्ट पेड से। ईएमआई का वैल्यू आपने कितना निकाला था बेटा, ईएमआई का वैल्यू निकाला था 45929.6, 45929.6, 45929.6 ईएमआई था। उस ईएमआई में इंटरेस्ट था इतना 13122, तो प्रिंसिपल कितना गया इसका डिफरेंस 45929.6 माइनस 13122, तो आपका प्रिंसिपल कितना गया इस किस्त में 32807.6। ये आपका बेटा प्रिंसिपल का आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया मैंने क्या करा, ईएमआई प्रिंसिपल और इंटरेस्ट से बनती है, ईएमआई चेंज नहीं होती, वो मैं निकाल चुका हूं। इंटरेस्ट 61st इंस्टॉलमेंट का मैं निकाल चुका हूं, दोनों को माइनस करा तो प्रिंसिपल आ गया 61st इंस्टॉलमेंट का, वेरी सिंपल। तो इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन होना था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा ही एक और बार रिपीट भी हुआ है, वो मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगा, सेम प्रोसीजर करना है उसमें भी, ठीक है। हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन पेपर 2025, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स of rupees 100 made at the end of every year and continuing forever perpetuity at the end of every year r upon I वाला फॉर्मूला at the end of every year है। मनी कितना है 5% कंपाउंडेड एनुअली। भाई आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है r अपॉन आई, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, r है 100 रुपए, उसके बाद हर साल हो रहा है, फॉरएवर चल रहा है, 5% से कंपाउंड हो रहा है, तो 5 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपॉन 5, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये चेक कर लो कितना हो जाएगा, ये 2000 रुपये हो जाएगा, 2000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लो कैलकुलेशन, कई बार गलती से बच्चे 20 लिख देते हैं या 20 का 2 लिखा जाता है, 2 का 20, तो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। 100 रुपये है, 5% से बढ़ रहा है, एनुअली है तो 5/100, सेमी एनुअल होता तो 5/200, क्वार्टरली होता तो 5/400, मंथली होता 5/1200, ठीक है। एम कंपाउंडिंग फैक्टर, तो 100 अपॉन 5 अपॉन 100, 100 इंटू 100 अपॉन 5, ये हो गया 10,000 अपॉन 5, 2000 मेरा आंसर बेटा, सिंपल। अगले पे बढ़े, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट, बेटा ये हमारे सिलेबस से कट हो गया है टॉपिक, ये आपको नहीं करना है,
वैसे तो 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 को ही बोलते हैं, बट इट्स ओके, आप इग्नोर करो, इसे छोड़ दो। CAGR निकालना है, स्टार्टिंग वैल्यू 5000 है और 25000 फाइनल वैल्यू है, 4 साल में हो रहा है। फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू की पावर 1 बाय टाइम माइनस 1 इंटू 100, ये मेरा CAGR का फॉर्मूला होता है। ये कट के आ रहा है 5 की पावर 1 बाय 4 यानी कि 5 की पावर 0.25 गिवन है। 1.4953 में से 1 माइनस करूंगा तो 0.4953 बचेगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा। ये मेरा CAGR आ रहा है। तो इसको अगर मैं 1 2 3 4, 2 से 2 खत्म, 2 बच गए, 49.53%। ठीक है, क्लियर? ये तो बहुत इजी था, ये भी 2025 में ही आया बेटा, लास्ट ईयर। अगला देखें, कैलकुलेट EMI अंदर फ्लैट रेट सिस्टम, 5000 का प्रिंसिपल है, 7.5% एनुअल इंटरेस्ट है 5 साल के लिए। पहला क्वेश्चन सेम टू सेम यही कराया था, आप ये ट्राई कर लोगे। P प्लस वही वाला P प्लस PRT वाला फॉर्मूला, तो प्रिंसिपल आपका 5 लाख हो गया, और फिर ये क्या इतना है 5 लाख, 5 लाख गुना 7.5 अपॉन 100 गुना 5 अपॉन किस्तें कितनी होंगी, 12 पंजे 60। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा बेटा, यही तो है। ठीक है, ये तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यही कराया था, तो ये सेम टू सेम रिपीट हुआ है, तो इस तरह का दोबारा भी आ सकता है। ओके बेटा, नेक्स्ट देखो, मशीन की कॉस्ट है 1 लाख रुपए, इफेक्टिव लाइफ है 12 साल, ये भी मैं करा चुका हूं। सिंकिंग फंड क्रिएट हुआ, रिप्लेस करना है नई मशीन से, जब उसकी स्क्रैप वैल्यू 5000 हो जाएगी। कितना अमाउंट साइड में रखूं एट द एंड ऑफ ईच ईयर, अगर मुझे सिंकिंग फंड में 5% इफेक्टिव रेट पे करना है, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द सिंकिंग फंड इफ इट एक्यूमुलेट्स एट 5% इफेक्टिव। अब बेटा 5% इफेक्टिव रेट और नॉमिनल रेट तो आपके सिलेबस से हट गया, तो आप इसको कंसीडर कर लो 5% पर एनम पे अगर पूछता तो क्या करते। इफेक्टिव और नॉमिनल रेट तो आपके सिलेबस में से अब हट गया, तो आप इसको कंसीडर कर लो, पर एनम होता तो क्या करते। तो ये सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, ये आपको ट्राई करना है बेटा। समझ गए आप क्या करना है, नई मशीन की वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू जो होगी वो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी सिंकिंग फंड की। आर आपकी निकालने होगा, इसमें टाइम पीरियड आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 12 साल, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है फ्यूचर वैल्यू का, वो क्या होता है R इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है, ये मैं करा चुका हूं आपको, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने अभी करा है। ओके बेटा, ये ट्राई करना आप। अगला क्वेश्चन बोलता है रमेश ने एक लोन बोरो करा 7 लाख रुपए का बैंक से, इंटरेस्ट उससे ले रहा है बैंक इतना पर एनम 30 साल के लिए, जो मंथली किस्तों में पे करना है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग EMI बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कह रहा है इसे छोड़ो, पहले फॉर्मूला ही लिख के दिखा दो। मैंने कहा मजाक कर रहा है तू मेरे से, मजाक कर रहा है बेटा। EMI क्या हो जाएगा P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n। ले लिख दिया फॉर्मूला, ये तो कुछ भी नहीं है, यही तो होता है। दूसरी बात बोलता है वैल्यूज लिख के बता दे पी आई और एन की। ले ये रहा पी, आई क्या है 12% पर एनम है, मंथली इंस्टॉलमेंट में पे हो रहा है, 12% पर एनम है, ये ले। अच्छा मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रहा है, कितनी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी एन, एन की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, कितनी इंस्टॉलमेंट्स में पे हो रहा है आपका, ये पे हो रहा है आपका 30 ईयर्स में, तो 12 इंटू 30। तो मैं यहां से हटा के वहीं लिख देता हूं ना आपको आगे। भाई ये तो कर लिया हमने, ये पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी आई एंड एन, पी आई एंड एन। ठीक है, तो P की वैल्यू तो दे ही रखी है, P की वैल्यू क्या है हमारी 7 लाख रुपए, तो बेटा P की वैल्यू तो 7 लाख रुपए है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे रहा है वो, उसके बाद आपको दे रहा है वो आपको दे रहा है
आपका इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम, टाइम दे रहा है 30 ईयर्स, तो एन की वैल्यू क्या होगी, एम इंटू टी। भाई मंथली पे हो रही है चीज, तो मंथली तो 12 किस्तें हैं और 30 ईयर्स में पे हो रही है, तो ये 360 के बराबर हो जाएगा बेटा, 360 के बराबर हो जाएगा। तीसरी चीज उसने पूछी आई, आई क्या होता है ईएमआई के केस में, आर अपॉन 1200 या फिर आर अपॉन 12 इंटू 100। आर की वैल्यू क्या दे रहा है वो, आर की वैल्यू दे रहा है 12%, 12% का मतलब हो गया 12 अपॉन 1200, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100 यानी कि 0.01। ये तीन वैल्यूज होंगी पी एन एंड आई की, ठीक है बेटा, ये होगी तीन वैल्यूज पी एंड एन आई की। थर्ड पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट में बोलता है ईएमआई निकाल के बताओ, ईएमआई निकाल के बताओ और इसको यूज भी कर लो। मैंने कहा चलो इसको यूज बाद में करेंगे, पहले ईएमआई तो निकालें क्या आ रही है। भाई ये फॉर्मूला था ऊपर, ईएमआई कैलकुलेट करनी है, ईएमआई मेरी होती है पी इंटू आई यानी कि 7 लाख इंटू आई, आई की वैल्यू 0.01 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। चेक करो माइनस वाले फिगर दे रखी है प्लस वाली, माइनस वाली दे रखी है। अगर प्लस वाली देता तो मैं डिनोमिनेटर में ले जाके रेसिप्रोकल लेके से ऑल सॉल्व कर लेता, एन को पॉजिटिव बना देता। दोनों फॉर्मूलाज कॉन्सेप्ट वीडियो में सिखाए हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.01 की पावर माइनस एन, एन क्या है 360। ये आ रही है बेटा ईएमआई, ये आ रही है ईएमआई। तो यहां से ये क्या हो गया, ये हो गया 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.01 अपॉन 1 माइनस 1.01 की पावर माइनस 360, 1.01 की पावर माइनस 360 पहले से दे रहा है, 0.0278 उठा लूं, 0.0278 बहुत है, 0.0278 है इसकी वैल्यू, 1 में से माइनस करनी है 0.0278, तो 1 माइनस 0.0278 कैलकुलेटर पे कर रहा हूं तो पूरी उठा लेता हूं, ये आ रही है बेटा 0.972183332। तो इसको सॉल्व करना है अब तो, 7 लाख इंटू 0.01 डिवाइड बाय 0.972183332, ये आ गया बेटा 7200 रुपये। रफली इतना 7229 रुपीज। तो ये मेरा ईएमआई वैल्यू आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया, इजी है ये तो, है ना, ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं। तो ऐसे ईएमआई आ जाएगा। और मैं पूछता अगर लोन रिटर्न करना होता 20 साल में तो ईएमआई क्या होता। भाई अगर 20 साल में करना होता, अगर 20 साल में करना होता तो सिर्फ एन पर फर्क आता, वो हो जाता 20 इंटू 12 यानी कि 240। क्या मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे फर्क आता, आई एज इट इज रहता, प्रिंसिपल एज इट इज रहता। तो देखो माइनस 240 दे रहा है वो पहले से, यहां 360 दे रहा था, यहां 240 दे रहा है। तो सेम प्रोसेस से तुझे सॉल्व करना है, सिर्फ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 240। ये तू कर लियो, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आई होप क्लियर हुआ। 2025 में पूछा गया था बेटा ये ईएमआई का सवाल। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो जी अगला देखो, कंपार्टमेंट पेपर 2024। At what rate of interest will the present value of perpetuity of 100 payable at the end of each quarter be 40,000। भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुइटी ऑफ 500 पेबल, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आर कैलकुलेट करना है। आई क्या होगा, आई की वैल्यू क्वार्टरली है, देखो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आई क्या होगा आर अपॉन 4 इंटू 100, यही तो होगा। चलो इसे साइड में रखो। एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुइटी बी 40,000, प्रेजेंट वैल्यू भी दे रखी है 40,000। एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपैचुइटी ऑफ ₹500 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ पीरियड मतलब टाइप 1 परपैचुइटी, और आर की वैल्यू दे रखी है 500 रुपए। तो क्या तुम्हें एट द एंड वाला फॉर्मूला याद है प्रेजेंट वैल्यू का, आर अपॉन आई। तो यहां पे अगर आई को इधर कर दूं, पीवी को उधर कर दूं, तो आई क्या हो जाएगा आर अपॉन पीवी, आर है 500, पीवी है 40,000।
अच्छा यहाँ पे r की वैल्यू भी डाल, i की वैल्यू भी डाल दूं तो r अपॉन 4 इंटू 100 किसके बराबर आ जाएगा, ये i डाल दिया, ये है 500 अपॉन 40,000। ठीक है बेटा, यहां तक सब साथ में है। तो इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया और इससे ये गया, तो मेरा r आ रहा है 5% पर एनम, 5% पर एनम आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है बेटा, क्वार्टरली एडजस्टमेंट मैंने कर दिया था यहाँ 4 से, यहाँ पे सेमी एनुअल बोलता तो 2 से करता, मंथली बोलता तो 12 से करता। ठीक है, पर डे बोलता तो 365 से करता, लीप ईयर होता तो 366 से करता। समझ रहे हो आप? तो इस तरह होता है बेटा, डे वाइज तो पूछेगा नहीं आपसे। नॉमिनल रेट, ये सब आपके सिलेबस से हट चुका है, ये सब आपके सिलेबस से हट चुका है। आगे बढ़ो। एनुअल डेप्रिसिएशन दे रखा है 40,000, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 50,000, ओरिजिनल वैल्यू पूछ रहा है। देखो कितना बच्चा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। एनुअल डेप्रिसिएशन होता है ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन इफेक्टिव लाइफ। एनुअल डेप्रिसिएशन दे रखा है 40,000, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 50,000, इफेक्टिव लाइफ है 15 साल, तो 15 4 ये हो गया कितना, 60 लाख प्लस 60 लाख नहीं 6 लाख प्लस 50,000, ये इफेक्टिव लाइफ आ गई, तो ये आ गई 6,50,000 रुपए की। 6,50,000 रुपये मेरा आंसर है बेटा। समझ में आया? ये फॉर्मूला लगाया, 3 चीजें दे रखी थी, एक निकाल दी, कंपार्टमेंट में पूछा था 2024 में। आगे बढ़े। मशीन की कॉस्ट है इतनी, इफेक्टिव लाइफ है 7 साल, स्क्रैप वैल्यू है इतनी, वट अमाउंट शुड द कंपनी पुट इन सिंकिंग फंड, जिसमें इतना % अर्न हो सो दैट इट कैन रिप्लेस द मशीन आफ्टर इफेक्टिव लाइफ। नए मशीन की कॉस्ट है इतनी। बेटा ये सेम करा चुका हूं, सेम ऑलरेडी डन, अभी पीछे ही हमने करा है, सेम प्रोसेस। जो भी फाइनल नए मशीन की वैल्यू होगी उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे तो वो सिंकिंग फंड की फ्यूचर वैल्यू होगी। बाकी सब 5% पर एनम दे रखा है, उसके अलावा टाइम 7 साल लेके आपको फ्यूचर वैल्यू का एनवीटी का फॉर्मूला लगाना है, सिंकिंग फंड एस्टेब्लिश हो रहा है, आंसर निकालना है। सेम करा चुका हूं, मतलब फिगर्स चेंज है, सिर्फ क्वेश्चन सेम है। तो ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है नालायक को, नोट कर लो, डेप्रिसिएशन को मिक्स करके सिंकिंग फंड के साथ सवाल मिलेगा पेपर में। डेप्रिसिएशन को सिंकिंग फंड के साथ मिक्स करके सवाल मिलेगा पेपर में, फिर मत कहना। ठीक है, आगे बढ़ो। महेश ने परचेज करा एक घर कंपनी से 70 लाख रुपए का, डाउन पेमेंट कर दी मौके पे ही 15 लाख की। इसका मतलब क्या हो गया, इतने का घर है, इतने की पेमेंट कर दी, बाकी की किस्तें बनवाई, तो किस्तों का प्रिंसिपल कितना होगा भाई, जितने का घर है 70 लाख माइनस जितने वो पे कर चुका 15 लाख, 70 लाख में से अगर 15 लाख गया 55 लाख आ गया, या 65 लाख आया, 65 लाख नहीं आएगा, 55 लाख आएगा। 70 लाख माइनस 15 लाख, 55 लाख आ गया। ₹55 लाख का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है, रीपे करा 25 साल में मंथली इंस्टॉलमेंट में, तो एन क्या है, एक साल में 12 किस्तें, 25 साल में इतनी, तो 12 इंटू 25, 300 किस्तें हैं भाई साहब की। 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/12 इंटू 100 पर मंथ है ना, तो हो गया 9/1200। सब मैंने निकाल दिया। कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेमेंट। पहले ईएमआई निकाल दो, ईएमआई निकाल दोगे बेटा, P पता है, N पता है, I पता है, आपको कैलकुलेट करना है P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n। क्या इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो आप, 55 लाख माइनस या फिर मल्टीप्लाई बाय आई विच इज 9/1200 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई। 1 प्लस 9/200 कितना होता है, 1 प्लस 9/200, 200 नहीं 9/1200 प्लस 1, बेटा ये होता है 1.0075 की पावर माइनस 300। 1.0075 की पावर माइनस 300 बन रहा है ये, तो इसकी वैल्यू दे रखी है इतनी। इसको अगर 1 में से माइनस कर दूं डायरेक्ट, तो 1 माइनस
इस वैल्यू को माइनस कर दूं 0.1062878,338। इतना लंबा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बस 2-3 फिगर तक कर लो, बहुत है। तो ये आ रहा है 0.8937, 0.8937। बस इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो 55 लाख को कितना करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है 9 से, फिर आपको डिवाइड करना है 1200 से, फिर दोबारा से डिवाइड करना है 0.8937 से। तो ये मेरी EMI आ रही है 46156.43 के बराबर। EMI आ गई। बोल रहा है टोटल कितना इंटरेस्ट पे करा। मैंने कहा कि टोटल कितना पैसा पे करा, टोटल पैसा पे करा, टोटल पेमेंट, किस्तें कितनी थी। अच्छा छोड़ो, वो भी छोड़ो, टोटल इंटरेस्ट बताना है। जितना पैसा पे करा, जितना मेरा प्रिंसिपल बन रहा था, अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो बचा हुआ तो ब्याज ही होगा। भाई कमाई यही है, ब्याज प्लस प्रिंसिपल बराबर टोटल किस्तों की कीमत। 55 लाख रुपए अगर मैं टोटल पेमेंट में से माइनस कर दूं, 55 लाख रुपए अगर मैं टोटल पेमेंट से माइनस कर दूं तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल पेमेंट कितनी होगी, एक किस्त है इतने रुपए की 46156.43, 46156.43, एक किस्त है इतने रुपए की, और मल्टीप्लाई कर दो टोटल किस्तों से तो टोटल पैसा ऑफ पेमेंट आ जाएगा। 46156.43 को एक EMI है। टोटल EMI कितनी है, 300 किस्तें हैं, इसे 300 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो सारा प्रिंसिपल, बचा हुआ ब्याज ही बच गया। राइट बेटा। तो ये हो जाएगा 46156, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 300 से, और इसमें से माइनस कर दूं 55 लाख। तो ये कितना आ रहा है मेरा, ये कितना आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है ये 8346928, 8346928। सो इफ कैलकुलेशंस आर परफेक्ट, इतना ब्याज पे करा है आपने बेटा। 55 लाख का लोन था, आपको 25 सालों में उससे ज्यादा ब्याज देना पड़ गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। आपको समझ में आया टोटल इंटरेस्ट कैसे निकाला। एक EMI को टोटल EMI से मल्टीप्लाई करा, टोटल पैसा जो दिया माइनस जितना मेरा प्रिंसिपल था वो लिख दिया, वो तो गिवन ही है यहां पर, और यहां पर 70 दे रखा है। डाउन पेमेंट जब 15 की कर दी तो 15 का लोन थोड़ी हुआ, लोन तो बैलेंस का होगा ना, डाउन पेमेंट तो हाथ में रख दी। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा। आई होप आई एम क्लियर। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पेपर में आ सकता है EMI का, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। नेक्स्ट फ्लैट रेट मेथड से, ओ ये तो मैंने अभी करके दिखाया था, 800 आंसर था इसका, ये रिपीट हो गया बेटा। 5/2 ईयर्स, पहला क्वेश्चन यही तो करा था 8% पर एनम के हिसाब से। आई थिंक इसका 800 ही आंसर था, तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, फिर भी तुम ट्राई करके देख लेना। ये तो सेम वैल्यूज भी सेम, 20,000, 5/2, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम, कैसे निकाला था, 20,000 प्लस 20,000 इंटू 5/2 इंटू टोटल कितना वो था आपका इंटरेस्ट 8/100 अपॉन में टोटल किस्तें कितनी आ रही थी आपकी 5/2 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसको सॉल्व करने से आई थिंक मैंने निकाल के दिखाया था, कर लेना तुम। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम फिगर्स कर चुका हूं मैं। 800 हमारा आंसर आ रहा था एज फार एज आई रिमेंबर। आगे बढ़े। मोबाइल फोन की कॉस्ट इतनी है, स्क्रैप वैल्यू इतनी है, यूजफुल लाइफ इतनी है, बुक वैल्यू बताओ एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। बेटा एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होता है, एक साल के एंड में डेप्रिसिएशन कितना होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन होता है जो टोटल कॉस्ट हो माइनस स्क्रैप वैल्यू हमारी 3000 अपॉन यूजफुल लाइफ कितनी दे रखी है 3 ईयर्स। तो ये हो गया 9000 अपॉन 3, 3000 रुपए कीमत एक साल में घट रही है। बोल रहा है बुक वैल्यू बताओ एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, यानी कि 2 साल के अंत में क्या वैल्यू बचेगी। भाई एक साल में 3000 कटा, तो बुक वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, रिक्वायर्ड बुक वैल्यू, कितनी कीमत थी एसेट की 12,000, पहले साल के एंड में 3000 घट गया होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया होगा, दूसरे साल के एंड में फिर से 3000 घट गया होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया होगा, तो 12,000 में से 6,000 घट गया, 6,000 ही बचा, ये होगी बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। आपको समझ में आया।
एनुअल डेप्रिसिएशन है साल के एंड में, साल भर में जितना डेप्रिसिएशन लगा 2 सालों के अंत में पूछा है, 2 साल का लगा दिया। टोटल वैल्यू 12,000 थी, 3,000 घटा, फिर 3,000 घटा, 6,000 बच गया। ओके, आगे बढ़े। What sum of money should be deposited at the end of every 6 months to accumulate this in 8 years if money is worth this semi-annually? ओके बेटा, इजी क्वेश्चन पर कर देता हूं। क्या बोल रहा है? What sum of money should be deposited at the end of every 6 months, यानी कि आर निकालना है आपको। सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है। कितना मनी जमा करूं एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स टू एक्यूमुलेट 50,000 इन 8 ईयर्स। कितना एक्यूमुलेट करना है? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए मुझे इकट्ठा करना है। ओके सर, एवरी 6 मंथ्स का मैटर है, 8 साल हैं। मनी कैसे कंपाउंड हो रही है? 6% पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। 6% पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। सेमी एनुअल का मतलब कंपाउंडिंग फैक्टर 2 हो गया, पीरियड्स एक साल में 2 हो गए। 6% पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, तो ये हो जाएगा 0.03। ओके सर, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने आएंगे इसमें? भाई कितने साल है? 8 साल। 8 साल हो, सॉरी 8 साल तो ये हो गया, और एक साल में 2 पीरियड आ रहे हैं, तो 16 हो गया। तो आपको आर निकालना है। फ्यूचर वैल्यू दे रखी है 50,000। आर इंटू, एट द बिगिनिंग का केस है, एट द एंड का केस है बेटा? एट द एंड का केस है, टाइप 1 वाला एन्युइटी लगेगा। तो आर इंटू 1 प्लस आई, यानी कि 1 प्लस 0.03 की पावर n -1 अपॉन आई। आई इज 0.03। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1.03 की पावर 16 की वैल्यू इसने दे तो नहीं रखी हमें? 1.03 की पावर 16 दे रखा है। देखो कैलकुलेशन आपसे नहीं करवा रहा, वो आपको परेशान नहीं कर रहा वो, तो ये पहले से दे रखा है। इसकी वैल्यू है 1.6047। 1.6047 माइनस 1, तो 0.6047। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.03 अपॉन 0.6047। क्या ये मेरा आंसर हो जाएगा? 1.6047 में से -1 कर दिया, ये दे रखा था इसमें -1 कर दिया, नीचे ले गया, ये ऊपर ले गया। तो ये कितना आ रहा है? 50,000 इंटू 0.03 डिवाइड बाय 0.6047। बेटा ये आ रहा है 2480.57। 2480.57 2480.57 मेरा ये आंसर है। समझ में आया आपको क्या करा? बेसिकली बस आपका वो एम का गेम है जहां फंसते हैं, सेमी एनुअल, मंथली, क्वार्टरली, यहां बच्चा फंसता है। कॉन्सेप्ट वीडियो में बहुत अच्छे से सिखाया है, वो आ गया तो तू ये ले जाएगा पूरा चैप्टर करके। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। 6% कंपाउंडिंग क्वार्टरली, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ऑफ 600 रुपए पेएबल एट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। भाई परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू है एट द एंड वाला केस, तो ये हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो होगा आर अपॉन आई के बराबर। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है, 6% पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रहा है, 6% पर एनम क्वार्टरली हो रहा है, तो 6/100 तो हो गया, वो क्वार्टरली है तो 4 ही आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 2 से कट कर लो, ये 3 से, तो 3/200 हो जाएगा। आर की वैल्यू 600 दे रखी है, 600/3 इंटू 200। ठीक है बेटा, ये कट कर लो इससे, तो ये आ गया इतना, 40,000 आ गया। 200 इंटू 200, चेक कर लो, चेक कर लो, ये मेरा आंसर है। जीरोस गिन लेना कहीं 4,000 ना हो। तो बेसिकली ये करना है बेटा। इसमें सारा गेम ना वो आपको क्वार्टर में उलझाना चाहता था। जो बच्चे आई की वैल्यू सही से निकाल सकते हैं उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं था। तो कंपाउंडिंग फैक्टर का ध्यान रखें। आई क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो गिवन है अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एम। इसी तरह से जो एन की वैल्यू होती है वो होता है टाइम ईयर्स में जो गिवन है मल्टीप्लाई बाय कंपाउंडिंग फैक्टर एम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। जिसको ये नहीं आता वो गलती करेगा। ठीक है, और एम की वैल्यू जब एनुअल का केस हो तो 1 होगी, जब सेमी एनुअल का केस हो 2 होगी, क्वार्टरली का केस हो 3 होगी, अगर मंथली का केस हो तो 12 होगी, अगर डे का केस हो तो 365 होगी,
लीप ईयर होगा और डे का केस होगा तो 366 होगी। ये बस गोल्डन बात है, जिसने ये बात समझ ली उसकी गलती कभी नहीं हो सकती। ओके बेटा, आगे बढ़े। एज्यूम एन इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग एट 20,000 ग्रोस टू 50,000 इन 5 ईयर्स। CAGR निकालना है। 20 से 50 हो गई 3 साल में, तो CAGR क्या होगा? 20 से 50 हो गई तो 50/20 की पावर 1/n - 1 × 100 ये होगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया 2.5 की पावर 1/4। 4 साल में हुई ना? 4 में हुई, 3 में हुई? 3 साल में हुई। 2.5 की पावर 1/3 हो जाएगा फिर इंटू 100%। 2.5 की पावर 1/3 पहले ही दे रहा है आपको 1.355। तो 1.355 में से 1 माइनस करोगे तो 0.355 हो जाएगा इंटू 100। तो अपॉन में 1000 कर लो बेटा। 1 2 3 4 ये हो जाएगा 35.5% CAGR। CAGR हो जाएगा 35.5% मेरा आंसर। ठीक है जी, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। एक आदमी ने आइटम खरीदी 12,000 की, साल के अंत में उसने सोचा कि इसे 15,000 का बेच दूं। इन्फ्लेशन रेट या तो नॉमिनल और रियल रेट ऑफ रिटर्न बताओ। आउट ऑफ सिलेबस, ये बेटा आउट ऑफ सिलेबस है, इसे छोड़ दो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा मेन पेपर 2024 का है। क्या बोलता है? अमृता कोई लेडी है, उन्होंने कार खरीदी जिसकी उन्होंने 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करी, और जो बकाया चीज है वो 2 सालों की किस्तें बनवा ली जिसमें इतने रुपए पर EMI आ रहा है। फाइनेंसर ने चार्ज करा उन्हें रेट 20% पर एनम। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। ओके, तो सिचुएशन समझो भाई, कुछ कार की वैल्यू है या प्राइस ऑफ कार है, ये टोटल प्राइस है। अमृता ने क्या करा? कुछ डाउन पेमेंट करी, कुछ तो यहीं पे ही पे कर दिया, प्लस जो बैलेंस बचा उसकी बनवा ली EMI। उसकी बनवा ली EMI। बोल रहा है डाउन पेमेंट भी गिवन है, बैलेंस EMI भी गिवन है। प्राइस ऑफ कार बता दो, प्राइस ऑफ कार बता दो, चेक करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, एक्चुअल प्राइस ऑफ कार बता दो। डाउन पेमेंट 2.5 लाख रुपए की करी, 250000। ये मान लू प्राइस ऑफ कार PC होगा, प्लस किस्तें बनवा ली बाकी की। एक EMI इतने रुपए की है, 2 साल तक पे कर रहा है, 2 साल तक पे कर रहा है। फाइनेंसर ने इंटरेस्ट चार्ज करा इतने पे। फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ कार। बैलेंस इज टू बी पेड इन 2 ईयर्स बाय मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इतनी EMI ईच। 2 साल में पे करनी है, एक EMI इतने की है। मैं यहां पे एक बात सोच रहा हूं बेटा, मैं यहां पे एक बात सोच रहा था, जब उसने EMI की वैल्यू मुझे दे दी, जब उसने मुझे EMI की वैल्यू दे दी, बोल रहा है कार खरीद रहे हैं, कार में इतना तो डाउन पेमेंट हो गया, तो कुछ पैसा था उसका डाउन पेमेंट, बैलेंस की EMI बन गई, इतने रुपए की एक किस्त है। उसके बाद इंटरेस्ट वगैरह तो जोड़ के ही कैलकुलेट करी गई होगी EMI। मैं सोच रहा हूं, मेरा पर्सनल थॉट है, तो मेरा दिल पता क्या कर रहा है? मेरा दिल ये कह रहा है कि अगर एक EMI 25,448 रुपए की है, 2 साल के लिए उसने लिया है, तो एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, यहां पे कुछ बैलेंस EMI को B लिख दूं। ठीक है, B अभी हम कैलकुलेट करेंगे, B अभी हम कैलकुलेट करेंगे। भाई मुझे ये पता है कि जो फ्यूचर वैल्यू होती है उस पूरी चीज की, उस पूरी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली टोटल हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू होता है, बेसिकली प्रिंसिपल जो होता है वो होता है EMI मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + I की पावर -n/i, ये होता है बेटा। ठीक है, EMI की वैल्यू गिवन है और ये सारी कैलकुलेशन करनी है, तो ध्यान से समझो क्या करोगे आप। आपको क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले प्राइस ऑफ कार, डाउन पेमेंट, बैलेंस EMI, ये 3 चीजें हैं। डाउन पेमेंट पता है, प्राइस ऑफ कार निकालना है, बस ये मिल जाए। बैलेंस EMI कह लूंगा इसको, या फिर मैं इसको
पी कह लूं, प्रिंसिपल कह लूं, और ये मेरा पी का फॉर्मूला होता है। चाहे आप इसको, अगर आप इसे ऐसे रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे तो रिलेट कर पाओगे। आपको ये फॉर्मूला तो याद है ना ईएमआई का, P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। ये फॉर्मूला तो याद है बच्चों, इसे भूल जाओ, चलो कोई बात नहीं, अगर किसी को ये समझ ना आया हो। ये तो याद है। अगर ये याद है, ईएमआई की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? ईएमआई की वैल्यू है 25,448 रुपए। 25,448 रुपए गिवन है। प्रिंसिपल वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगा रहे हैं भाई साहब? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगाया जा रहा है यहां पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 20% पर एनम। 20% पर एनम का मतलब हो गया 20/1200। भाई मंथली पेमेंट हो रही है ना, कंपाउंडिंग, तो फिर 20/1200 अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस 20/1200 की पावर माइनस एन। कितने साल हैं? 2 साल हैं, तो किस्तें कितनी बनेगी? 24। ये हो गया, तो इससे ये गया, ये आ गया 1/60, ये भी आ गया 1/60। तो ये क्या आ रहा है? 25,448, ये ऊपर ले जाऊं, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 1/60, 61/60, 61/60 की पावर माइनस 24 बराबर P अपॉन 60। ये आ रहा है बेटा। P मुझे कैलकुलेट करना है, P मुझे कैलकुलेट करना है। 61/60 की पावर माइनस 24 इसने क्वेश्चन में दे दिया 0.6725। 0.6725 को अगर मैं 1 से माइनस करूं, 1 से माइनस, कहां गया हमारा कैलकुलेटर? एक सेकेंड बेटा, ये रहा हमारा कैलकुलेटर। 1 माइनस 61, ये वाली पूरी क्वांटिटी को माइनस करना है, विच इज 0.67253। तो ये हो गया 0.32747, 0.32747। तो ये हो जाएगा 25,448 इंटू 0.32747, और इसको अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी P की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अगर मैं कैलकुलेट करने का प्रयास करूं तो ये बेटा P की वैल्यू पता कितनी आ रही है? 5, 1, 2, 3, 4, 7.4 ये आ रही है। 5,07 रुपये 40 पैसे। अगर P ये है 5,07 रुपये 40 पैसे, तो प्राइस ऑफ कार क्या हो जाएगा? इसके अंदर कितना जोड़ लूं? 2.5 लाख जोड़ लूं? तो ये मेरा प्राइस ऑफ कार आ रहा है बेटा 7.5 लाख रुपए का, प्लस ये आ रहा है 5,07 रुपये 40 पैसे। तो ये आ रहा है 75,000.39, जिसको मैं 40 कर रहा हूं। तो ये मेरा प्राइस ऑफ कार आ गया बेटा। आपको समझ में आया मैंने क्या करा? ईएमआई के फॉर्मूला से ईएमआई का प्रिंसिपल निकाला, हम लोगों को डाउन पेमेंट पता थी, उनको जोड़ा तो प्राइस ऑफ कार आ गई। इस बार ईएमआई दे रखा था, हर बार प्रिंसिपल दे के रखता था। समझ में आया कैसे घुमा सकता है? बट मेरा बच्चा कोई नहीं घूमेगा अगर उसे सब बातें समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू नॉमिनल रेट आउट ऑफ सिलेबस। बेटा नहीं करना है, आगे बढ़ो। सॉल्व द इनइक्वालिटी, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट ऑफ 1000 मेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स एंड कंटिन्यूइंग फॉर एवर। डू इट योरसेल्फ बेटा। ये सेम कराया मैंने आपको, सेम टू सेम करवाया सेमी एनुअल का केस परपेचुइटी के अंदर। कुछ भी नहीं करना है, एट द एंड वाला केस है तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? R अपॉन आई। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 1000 की आपकी गिवन है, आई की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 8/200। क्या डू इट योरसेल्फ हो ही गया है। तो 1000 इंटू 200 अपॉन 8, तो ये 100 से काट दो, ये 4 से काट दो, ये 250 से काट दो, ये आ रही है 25,000 आ रही है। ट्राई कर लेना, आप छोड़ दो इस बात को जो मैंने बोला, ट्राई कर लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंपार्टमेंट 2023 का, कंपनी ने एस्टेब्लिश करा एक सिंकिंग फंड टू प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ इतने रुपए डेट मैच्योरिंग इन 4 years।
contribution are to be made at the end of each year, find the amount of each annual deposit if interest is 18% per annum. बेटा ये आपको ट्राई करना है, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन दैट कैन हैव, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको ट्राई करना चाहिए। सिंकिंग फंड का जो मेरा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है ना, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं वहां भी मैंने इसको कराया है, आज की क्लास में मैं 2-3 करा चुका हूं सिंकिंग फंड के, तो आप ट्राई करो, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, मशीन खरीदी 7,40,000 की, 60,000 लग गए इंस्टॉलेशन पे, एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल, स्क्रैप वैल्यू है इतना, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन बताओ और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ। बेटा प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। आपको ये वैल्यू गिवन है, प्लस इतने इस पे लग गए, ये तो उसकी कॉस्ट हो गई एसेट की, टाइम है 5 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू है 40,000, तो आपको क्या बताना है, एनुअल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा। एनुअल डेप्रिसिएशन इज वेरी सिंपल, टोटल जो कॉस्ट लगी है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करोगे, डिवाइड कर दोगे इफेक्टिव लाइफ से, आपका एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का बेटा एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप प्लीज इसको ट्राई कर लो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, वो भी फॉर्मूला बेस्ड चीज है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एनुअल डेप्रिसिएशन ये दो ही चीजें होती हैं जो आपको कैलकुलेट करनी रहती है। प्लीज बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, डेप्रिसिएशन में दो ही फॉर्मूले हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और एनुअल डेप्रिसिएशन, ये दोनों बहुत अच्छे से करके जाना। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका डायरेक्ट लगाना है, आपको हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। एक बंदा है जिसने हाउसिंग लोन लिया 10 लाख रुपए का, इंटरेस्ट रेट इतने पर, कंपाउंडेड मंथली। उसने क्या सोचा कि इसको ईएमआई में दूंगा 15 साल की, कैलकुलेट ईएमआई यूजिंग फ्लैट रेट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा कर लोगे, 10 लाख का लोन है तो फ्लैट रेट मेथड से क्या हो जाएगा, P प्लस पी आर टी अपॉन एन, एन नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी यहाँ पर कितनी, 15 साल है तो 15 इंटू 12 इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी। P की वैल्यू यही ले लोगे, ठीक है। टाइम की वैल्यू क्या उठाओगे, टाइम है 15 साल तो 15 लिख लोगे, और ये आपका 6% पर एनम कंपाउंडेड मंथली है तो ये इसकी वैल्यू पुट कर लोगे आप। फ्लैट रेट मेथड से P प्लस पी आर टी अपॉन एन डायरेक्ट लगाना है, ये निकाल लेना बेटा। करा चुका हूं फ्लैट रेट के 2 सवाल, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के भी बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, तो डायरेक्ट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ईएमआई का फॉर्मूला P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन, ठीक है। आई पता लग गया आपको 6 अपॉन 1200, एन पता लग गया 15 इंटू 12, पी पता आपको पहले से है, फॉर्मूला पुट करो, ये आंसर में वैल्यू पुट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, मतलब ये भी आपको ट्राई करना चाहिए, कुछ नया सिखाने को है नहीं इसमें मेरे एंड से ना, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बेटा ये तो हमारा सिलेबस से भी बाहर है, 2T सैंपल टेस्ट और वैसे भी बाहर है, ये कल कराया था। स्ट्रेट लाइन ट्रेंड A प्लस BX, तो ये तो एक्स्ट्रा डल गया, फाइनेंशियल मैथ्स का हिस्सा नहीं है ये। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी पूछ रहा है एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड व्हेन मनी इज वर्थ I पर पीरियड, R अपॉन I होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, ये लो, व्हेन द मनी इज वर्थ I पर पीरियड, बिल्कुल ठीक है, R अपॉन I होगी। डिफाइन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट एंड गिव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग CAGR, तो बेटा आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होता है। आपकी ये ओवरऑल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है, चाहे आपके प्लस माइनस डेविएशंस रहे हो इन बिटवीन द ईयर, इट कंसीडर्स द फाइनल वैल्यू एंड द इनिशियल वैल्यू। तो वो आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की अंग्रेजी वाली परिभाषा रट कर जानी चाहिए, क्योंकि पूछी जा चुकी है, तो ये रट कर चले जाना, प्लीज याद करके चले जाना। गिव द फॉर्मूला ऑफ CAGR, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू की पावर 1/n माइनस 1 इंटू 100, बेटा कई सारे सवाल कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद बोल रहे हैं CAGR निकाल दो। भाई 10,000 से शुरू हुआ इन्वेस्टमेंट, 6 साल तक चला और अंत में 14,000 हो गया, तो CAGR क्या होगा, 14,000 बटा 10,000 की पावर 1/6 माइनस 1 इंटू 100। देखो 1.4 की पावर 1/6 दे भी रखा है, क्यों दे रखा है, क्योंकि ये देखो ये वही बन रहा है, 1.4 की पावर 1/6 माइनस 1 कितना दे रखा है, 1.0581, तो ये हो जाएगा 0.0581 इंटू 100%, तो ये 4 0 हटेगी, 2 कट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5.81% बेटा। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट्स में भी कराया आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला है, CAGR से इजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे चेक करें क्या, डिटरमाइन द EMI, फाइंड द प्रिंसिपल पेड इन द kth इंस्टॉलमेंट, टोटल इंटरेस्ट पेड, हाउ मच वाज पेड बाय मिस्टर अग्रवाल। प्लीज ट्राई बेटा,
प्लीज ट्राई योर सेल्फ। क्यों आपको ट्राई करने को कह रहा हूं? पेपर आपका सिर पे है, पेपर आने वाला है। मेन पेपर में पूछा गया है, सेम चीज है, प्रिंसिपल दे रखा है P, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 अपॉन 120, ठीक है 1200, सॉरी नॉट 120, 1200। टाइम दे रखा है 20 साल, तो 20 इंटू 120 आप 20 इंटू 12 आपका n हो जाएगा। EMI निकाल दोगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, P इंटू आई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n, वो निकालना है। प्रिंसिपल पेड इन द kth इंस्टॉलमेंट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट पेड इन द kth इंस्टॉलमेंट निकाल लोगे आप। कैसे निकालते हैं? आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है। कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए अमोर्टाइजेशन से, अभी जो सवाल भी कराए हैं। फिर जो EMI वैल्यू है उसमें से इंटरेस्ट माइनस करके प्रिंसिपल आएगा। टोटल इंटरेस्ट पेड कैसे निकालोगे आप? टोटल इंटरेस्ट पेड निकालने के लिए जो EMI वैल्यू है वो कितनी EMI है, 20 इंटू 12, उसमें से माइनस कर दोगे टोटल जो प्रिंसिपल एक्चुअल में था 30 लाख रुपए। तो टोटल EMI प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों था, सिर्फ प्रिंसिपल माइनस कर दिया, टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। उसका पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट वाज पेड बाय मिस्टर अग्रवाल टू repay द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन। बेटा EMI इंटू n, ये पे करा होगा पूरा लोन उतारने के लिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने ओरली पूरा बता दिया, आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। एंड इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल मैथ्स का PYQs भी खत्म होता है। आई होप बेटा आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आई चीजें। बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ भी ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है। आई और एन अच्छे से निकालना आना चाहिए, फॉर्मूलाज की क्लैरिटी होनी चाहिए, कहाँ पे क्या वैल्यू पुट करना है वो क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड कैलकुलेशंस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है। आई वुड सजेस्ट इसके आप 15 में से 15 नंबर पक्के कर लो भाई, इसको मत छोड़ना, मत किसी तरह से भी कुछ भी आप मॉडरेशन करना, इसमें मैनिपुलेशन करना, पूरा करके जाना, ठीक है बेटा। सो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। कल मिल रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के साथ। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही रहेगा। बाय बाय, टेक केयर।